अध्याय 4 वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। अभी हम लोग इस पाठ के अगले पड़ाव में पहुंच गए। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग एक चित्र देख रहे हैं, पटरी पर स्लीपर। तो सिंहभूम के जंगलों में ये जो तस्वीर हम लोग देख रहे हैं, ये छोटा नागपुर में स्थित है और मई 1897 में ये ली गई है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 19वीं सदी के शुरुआत तक इंग्लैंड में बलूत यानी ओक के जंगल लुप्त होने लगे थे और इसकी वजह से शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आ खड़ी हुई थी और मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना ही अंग्रेजी जहाज भला कैसे बना सकते थे। तो इसके लिए और जहाजों के बिना शाही सत्ता कैसे बनाई और बनाए रखी जा सकती थी। फिर क्या हो गया कि 1820 के दशक में खोजी दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। खोजी दस्ते उसके बाद एक दशक के भीतर ही बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान में निर्यात होने लगा। अभी 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर ली। शाही सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेलवे लाइनें अनिवार्य थी। अभी क्या हो गया कि इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर और रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत थी और 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए उसके बाद कितना 760 या 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। यानी कि इस तरह से ये जरूरत अभी किस तरह से पूरी हो गई, हम लोग आगे जाके देखते हैं। भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक में तेजी से फैला। उसके बाद 1890 तक लगभग 25,500 किमी लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थी। अभी 1946 में इन लाइनों की लंबाई 7,65,000 किमी तक बढ़ चुकी थी। अभी रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए, क्योंकि ये सब स्लीपरों जो बनाए जाते हैं रेल के पटरी के लिए, तो उसके लिए बच्चों हमें वहां पर जंगल की कटाई यानी कि पेड़ों की कटाई तो होती है। तो फिर अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रति वर्ष 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए और सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दिए और इस ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया और रेल लाइनों के लिए इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब होने लगे। आगे देखते हैं। बागान। यूरोप में चाय, कॉफी और रबड़ की मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने। अभी इनके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। अभी इन इलाकों की बाड़ाबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय कॉफी की खेती की जाने लगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। अभी इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि पिछले खंड में हमने देखा कि जहाज और रेल की पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगलों की जरूरत थी। अभी अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग और व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। अभी इसलिए उन्होंने क्या किया कि डाइट्रिच बेरेंडिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर
मशवरे के लिए बुलाया गया कि सोच उनके साथ कुछ विचार विनिमय करे कि किस तरह से भाई जंगल बचा दिया जाए। और उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त भी किया गया। अभी ब्रांडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षक विज्ञान में प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा, तो उसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। अभी वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे और पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। अभी इस तंत्र की अवमानना करके पेड़ काटने वाले किसी भी व्यक्ति का सजा, उस व्यक्ति को सजा का भागी बनना होगा। अभी इस तरह से ब्रांडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सुसूत्रबद्ध करने में सहयोग भी किया। अभी इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हो गई थी और यहाँ पर जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी यानी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया था। लेकिन आज परिस्थिति की विशेषज्ञों सहित ज्यादातर लोग मानते हैं कि वह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत भारतीय रेल लाइन के बारे में लिखिए। इस प्रश्न का आपको उत्तर अपने नोटबुक में लिखना है। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।